दोस्तों, एडुशन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाल्बन की किंगशिप थ्योरी के बारे में। बाल्बन थ्योरी ऑफ किंगशिप। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि बाल्बन वाज द ग्रेटेस्ट रूलर और ग्रेटेस्ट सुल्तान इन स्लेव डायनेस्टी, जो कि दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली डायनेस्टी थी। लेकिन बाल्बन की ये रूलर बनना अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल इशू था, जिसके वजह से उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ा था। और बाल्बन ने जो चैलेंजेस फेस किया था अपने रूलिंग पीरियड की शुरुआत से ही, दैट वाज द मेन ड्राइविंग फैक्टर फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ हिज थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। when बाल्बन बिकेम द रूलर, बाल्बन किस टाइम रूलर बने थे? इन द ईयर 1266 and he remained ruler up to 1286, right? This is the ruling period of बाल्बन। अब बाल्बन जब रूलर बने, सबसे पहले उन्होंने जो बहुत सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरीके की चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ा था, ठीक है। और जो जो सबसे पहला वो चैलेंज उन्होंने फेस किया था, दैट वाज द चैलेंज ऑफ लेजिटिमेसी। क्योंकि देखिए, भले ही ये था एक स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, लेकिन इसमें जो उनको जो चैलेंज फेस करना पड़ा था वो ये था कि ही वाज नॉट द सन or successor of any royal family. In fact, he was a slave under इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने जो 40 है, ग्रुप ऑफ 40 बनाए थे चाहलगनी, उनका एक मेंबर थे बाल्बन। अब देखिए, क्योंकि वो कोई सक्सेसर नहीं थे, तो जब वो रूलर बने तो उनको एक लेजिटिमेसी फेस करना पड़ा। खास करके जो नोबिलिटी थी उनमें से उनका कोई एक्सेप्टेंस शुरुआत में नहीं था। हुआ ये था कि इल्तुतमिश के बाद राजिया सुल्ताना रूलर बनी, लेकिन राजिया सुल्ताना वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज शी वाज अ वुमन। तो राजिया सुल्ताना का रूलिंग पीरियड था 1236 से लेकर के 1240 तक, ठीक है। फिर कुछ दिन तक मतलब कि राजिया सुल्ताना के डेथ के बाद अब रूलर कौन बनेगा, इस चीज को लेकर के काफी मतलब कि कंफ्यूजन हुआ था। तो कुछ दिन के लिए एक और राजिया सुल्ताना का ही एक भाई को रूलर बनाया गया था। उनका नाम था फिरोज शाह, रुकुद्दीन फिरोज शाह। उनको बनाया गया था। ही रिमेन रूलर फ्रॉम 1240 टू 42। फिर डिथ्रोन किया गया कुछ दिन के लिए। फिर बैराम शाह को बनाया गया। रिमेन रूलर फ्रॉम 1242 टू 46। और बाल्बन की इन्फ्लुएंस तब तक काफी बढ़ चुका था चहलगनी में। और बाल्बन गॉट हिज डॉटर मैरिड विथ अनदर ब्रदर ऑफ राजिया सुल्ताना, जिनका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद, राइट। तो उनके साथ उनको बनाया गया था नेक्स्ट रूलर, हु रिमेन रूलर फ्रॉम 1246 टू 66। अब 66 में जब उसकी नसरुद्दीन मोहम्मद की डेथ होती है, तब बाल्बन पावर ग्रैब कर लेता है और अपने आप रूलर बन जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि हो सकता है कि उनके डेथ के लिए भी बाल्बन ही जिम्मेदार थे। बाल्बन ने ही रूलर बनने के लिए ये चीज किया था, कॉन्स्पिरेसी की थी, राइट। तो ये र्यूमर भी एक फैल गया, जिसकी वजह से ही वाज नॉट एक्सेप्टेबल एज ए रूलर इन द बिगिनिंग। तो सबसे पहले उनको लेजिटिमेसी फेस करना पड़ा। और इसी के साथ देखिए, ये जो फोर्थ पॉइंट है ये कनेक्टेड है। आफ्टर इल्तुतमिश, ये जो राजिया सुल्ताना, रुकुद्दीन फिरोज शाह, बैराम से ये जो रूलर बन रहे थे, राजिया सुल्ताना वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर बट शी वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द अदर नोबिलिटी एंड द उलेमा। और बाकी के ये 3 रूलर थे, ये लोग इतना स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे। तो प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन वाज आल्सो डाउन। तो बाल्बन जब रूलर बने तो बहुत सारे लोग दे वर चैलेंजिंग द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन। और इसी के साथ रिलेटेड है ये तीसरा वाला पॉइंट। इसी वजह से बहुत सारे रिवोल्ट हो रहे थे, ठीक है ना। जैसे बाल्बन जब रूलर बने तो उनको सबसे बड़ा जो रिवोल्ट फेस करना पड़ा, दैट वाज फ्रॉम द साइड ऑफ तुगरिल बेग। तो बंगाल ने हमेशा से बहुत रिवोल्ट किया है। दिल्ली में जो भी रूलर बने थे उनके खिलाफ बहुत सारा रिवोल्ट हुआ है। और इसी रिवोल्ट में बाल्बन ने अपने बेटा को भेजा था, वेयर ही लॉस्ट हिज सन, राइट। तो ये था तीन चैलेंजेस। जो दूसरा चैलेंज था, पॉइंट नंबर 2, दैट वाज द चैलेंजेस फ्रॉम चहलगनी, द ग्रुप ऑफ 40।
अब देखिए आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश चहलगानी स्टार्टेड टू बिकम वेरी इन्फ्लुएंशियल और वो किंग मेकर के तरह एक्ट करने लग गए। जैसे राजिया सुल्ताना को डिथ्रोन करने के बाद रुकुद्दीन फिरोज शाह, बहराम शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद, इनको जो रूलर बना रहे थे, दे वर बिकमिंग द रूलर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मेंबर ऑफ चहलगानी। और इनका जो एम्बिशन था इसके बारे में भी बालबन को पता था, और उनको पता था कि दे विल ऑल्सो हैच कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट बालबन ऑल्सो, ठीक है ना। तो इनसे भी एक उनको इंटरनल चैलेंजेस फेस करना पड़ा। अब फिफ्थ पॉइंट था कि यही सारे अनस्टेबल या टर्मोइल जो सिचुएशन चल रहा था, इसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी काफी डाउन हो गया था। ये कहा जाता है कि जो हरियाणा रीजन था दैट वाज फुल ऑफ डैकॉइट्स एंड बैंडिट्स, ठीक है ना। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे एम्पायर में काफी डाउन हो चुका था। और सिक्स्थ जो चैलेंजेस फेस करना पड़ा था दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ मंगोल इन्वेजन। इट वाज एन एक्सटर्नल चैलेंज जो बालबन को फेस करना पड़ा। वह ये था कि फर्स्ट मंगोल appearance took place in the form of Genghis Khan in the year 1227 when Iltutmish was the ruler। लेकिन उस टाइम पे by the diplomacy of Iltutmish इस challenges को फेस किया गया था, और Genghis Khan did not actually invade India, he returned from the west bank of Indus River। लेकिन Genghis Khan के डेथ के बाद Mongols got divided into several groups and they kept on invading India, ठीक है। उनका भी वो देवर ऑल्सो फेरोशियस वॉर लाइक ग्रुप, और उनका भी इंडिया को बहुत बार लूटने का एक किस्सा बना हुआ था। तो उनके तरफ से भी बालबन को एक एक्सटर्नल चैलेंज फेस करना पड़ा था। तो ये सारे चैलेंजेस थी, ये सारे चैलेंजेस के ऊपर बेस करके उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ किंगशिप को बनाया। और याद रखिए उन्होंने जो भी पॉइंट अपने थ्योरी ऑफ किंगशिप में रखा था दैट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू फेस दीज चैलेंजेस, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स मेनली था उनके थ्योरी ऑफ किंगशिप में। सेमी डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, जैसे कि हमने बताया कि ही वाज फेसिंग द प्रॉब्लम चैलेंज ऑफ लेजिटिमेसी, और लेजिटिमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को डिवाइन ओरिजिन की तरह एस्टेब्लिश करो, ठीक है ना। तो ही कॉल्ड हिमसेल्फ द शैडो ऑफ गॉड एंड ही टुक द टाइटल ऑफ जिल्लुल्लाह। He took the title of Zillullah, and through semi-divine origin, he was trying to establish his legitimacy towards his subject। और इसी के साथ रिलेटेड है he also claimed high origin। देखिए बालबन का एक हाई ओरिजिन का एक ट्रेडिशन था। he used to call himself the descendant of legendary Persian character called Afarsiab, ठीक है। और उन्होंने जो अपने बेटा या अपने पोता का जो नाम रखा था वो भी ऐसे लेजेंडरी पर्शियन कैरेक्टर के नाम पे रखा था, जैसे काइक्यूबाद, कायूमार, दीज वर द नेम्स दैट सम ऑफ पर्शियन लेजेंडरी कैरेक्टर। तो ही फर्स्ट इन वन साइड ही called himself a semi divine origin, and then he called himself the descendant of Persian legendary character, ठीक है। इसी के साथ रिलेटेड है उनकी रेशियल सुपीरियोरिटी। देखिए he was a Turk, right, and he claimed that the Turkish racial superiority as the most extreme superiority। और इसी वजह से उन्होंने अपने आसपास चारों तरफ जो क्लोज नोबिलिटी, जो क्लोज ऑफिशियल्स को जो अपॉइंट किया था, दे वर ऑफ ऑल टर्किश ओरिजिन। अब देखिए मुगल दिल्ली सल्तनत में तो दूसरे ओरिजिन के भी बहुत सारे नोबल्स थे, जैसे कि खिलजीज वर ऑफ अफगान ओरिजिन, ठीक है, एंड द अफगान वर कंसिडर्ड टू बी ऑफ लो बर्थ। तो खिलजीज ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स लाइक खिलजीज वर ऑलवेज पोस्टेड अ फार अवे डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। और इसलिए देखिए जब स्लेव डायनेस्टी की डिक्लाइन हुई और स्लेव डायनेस्टी से जब पावर ट्रांसफर हुआ तो खिलजीज ने ही पावर ग्रैब किया, ठीक है। बालबन के बाद रूलर बने काइक्यूबाद, और काइक्यूबाद से पावर खींच लिया किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने, राइट। तो चौथा पॉइंट था उनका डेस्पोटिज्म मतलब टोटल कंट्रोल ऑफ द पीपल। टोटल कंट्रोल उनको एस्टेब्लिश करने की जरूरत क्यों पड़ा? बिकॉज ही वॉज ऑलवेज सस्पिशियस। उनको हमेशा लगता था कि कोई ना कोई मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, क्योंकि उनको वो जो चैलेंजेस फेस कर रहे थे उनमें ये और वो वक्त भी ऐसा था
कि दैट वाज नॉट इम्पॉसिबल, इनफैक्ट दैट वाज हाईली प्रोबेबल। तो इसीलिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा डेस्पोटिक रूलर बन गए और टोटल कंट्रोल उन्होंने एस्टेब्लिश की, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इम्पार्शियल जस्टिस। अब देखिए उनका उनका जो उनका रेशियल एक सुपीरियोरिटी तो थी, लेकिन उनके साथ साथ उनका एक इम्पार्शियल जस्टिस का भी एक ट्रेडिशन या एक थिंकिंग था। इम्पार्शियल जस्टिस में अकॉर्डिंग टू हिम कोई भी जस्टिस के ऊपर नहीं है या कोई भी रूलर के ऊपर नहीं है, और इन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ही डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट। और एंड इट इन दिस रिगार्ड उनका एक थ्योरी था, किंगशिप नोज नो किनशिप, knows तो फैमिली मेंबर्स, मतलब जो फैमिली रिलेशन होता है किनशिप। तो किंगशिप नोज नो किनशिप, किंग को जो फैमिली रिलेशन है उसके बारे में ध्यान नहीं रखना चाहिए। दिस वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इम्पार्शियल जस्टिस, कि कोई भी अगर गलत काम करेगा चाहे वो रिलेटिव ही क्यों ना हो जाए तो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है उनकी थ्योरी ऑफ ब्लड एंड आयरन। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। देखिए ब्लड रिप्रेजेंट्स वायलेंस, आयरन रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ, to establish his control over the Delhi Sultanate and the Delhi Sultanate Empire. तो उनका जो स्ट्रेंथ था, फॉर मेकिंग मोर स्ट्रेंथ ही created a huge army and that was necessary to stop the Mongol invasion. और वायलेंस भी वो जो बहुत सारे इंटरनल चैलेंजेस फेस कर रहे थे उसको सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए चहलगनी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश बट चहलगनी वाज ब्रॉट टू एन एंड बाय बालबन। तो चहलगनी के जो 40 मेंबर थे, किसी बहुत सारे मेंबर्स को उन्होंने फोर्सफुली रिटायर करा दिए, बहुत सारे मेंबर्स को उन्होंने एग्जीक्यूट किया, बहुत सारे मेंबर्स को उन्होंने पॉइजन कर दिए। तो चहलगनी वाज ब्रॉट टू एन एंड बाय बालबन इवन दो ही वाज ए मेंबर ऑफ चहलगनी, क्योंकि उनको ये जो शमशी नोबल्स थे चहलगनी में, उनके एम्बिशन के बारे में पता था और उनको पता था कि चहलगनी अगर जब तक एग्जिस्ट करेगा तब तक वो उनके लिए एक थ्रेट बना रहेगा, क्योंकि दे विल हैच कॉन्स्पिरेसी, समबडी विल हैच कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम बिहाइंड हिज बैक, ठीक है। उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो डैकॉइट, जो बैंडिट्स थे, उनके साथ भी उन्होंने बहुत ही सख्त तरीके से पेश आया। ये कहा जाता है कि जो डैकॉइट्स थे उनके जो उनको तो मारा गया और उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, उनके वाइफ्स और चिल्ड्रन, उनको स्लेव बनाया, दिल्ली में ला करके उनको स्लेव बना दिया गया। तो उनके साथ भी बहुत ही वायलेंट तरीके से पेश आया। फिर जो रिवोल्टर्स थे जैसे कि तुगरिल बेग रिवोल्ट किया था, उनको किस तरीके से उन्होंने पनिशमेंट दिया था, टू मेक अ एग्जाम्पल आउट ऑफ दिस रिवोल्टर्स, उनको और उनके पूरे फैमिली मेंबर को पब्लिकली हैंग किया गया था। तो इस तरीके से बालबन ने वायलेंस और स्ट्रेंथ को यूज किया था, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट था उनकी थ्योरी ऑफ किंगशिप में। फिर उनके पोर्टफोलियो सिस्टम। देखिए बालबन को पता था कि अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से चलाना है तो एक एक बहुत सारे डिपार्टमेंट की जरूरत है, एक रूलर अकेले पूरा एडमिनिस्टर नहीं कर सकता। लेकिन उनका थ्योरी में एक प्रोविजन भी था कि डेस्पोटिज्म, तो उनका कंट्रोल तो बना हुआ था लेकिन उन्होंने चहलगनी को खत्म कर दिया था। इसी के वजह से उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट लेके आए। फॉर एग्जाम्पल दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज वॉज बेसिकली मिलिट्री डिपार्टमेंट जिनका मेन मकसद था रिक्रूटमेंट ऑफ द मिलिट्री, क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए उनको बहुत ह्यूज आर्मी की जरूरत थी और ह्यूज आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। फिर आता है दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट, दीवाने रिसालत वाज कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, दीवाने अर्ज दिस वाज द दीवानी डिपार्टमेंट। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट वो बनाए थे। तो विच वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम अंडर दिल्ली सल्तनत बाय बालबन व्हिच वाज कैरीड ऑन लेटर ऑन बाय द अदर रूलर्स आल्सो। यही चीज खिलजीज में भी कंटिन्यू किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने और भी कुछ कुछ डिपार्टमेंट बनाए थे जैसे दीवाने मुस्तक राज, ठीक है। और यही चीज तुगलक में भी कंटिन्यू हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक दोनों के टाइम पे ये चीज कंटिन्यू हुआ था।
और साथ है उन्होंने अपने कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए ही मेंटेन्ड हाई डिसिप्लिन एंड पैराफर्नेलिया इन द कोर्ट, इन द रॉयल कोर्ट। कहा जाता है कि इतना डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ था कि कोर्ट रूम में किसी का हंसना मना था। नोबडी कुड डेयर टू लव इन फ्रंट ऑफ द सुल्तान। और ये कहा जाता है कि कोई वो अपने किसी जो घर में सर्वेंट है उनके सामने भी, मतलब कि सर्वेंट भी कभी उनको बिना यूनिफॉर्म के नहीं देखे और सर्वेंट भी बिना यूनिफॉर्म के उनके सामने नहीं जा सकता था। और कोर्ट रूम में भी काफी बहुत सारा डिसिप्लिन या ऐसे एटिकेट्स मेंटेन करना होता था। So he introduced two very important, custom. One is sijda, that is the prostration. झुक के जो झुकना जो काम होता है, that is prostration. या रूलर के सामने जो झुकना का जो रिवाज होता है। और दूसरा होता है पैबोर, that is kissing of feet. These two tradition was introduced by Balban as a part of its discipline and paraphernalia. He also introduced the Nowruz, that is the Persian New Year festival, in the royal court, ठीक है ना, or in his empire. So these are the main issues, main points related to the theory of kingship of Balban. तो अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूँ which is important with respect to your competitive exam, चाहे वो आपकी स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। क्रिटिकल एग्जामिनेशन, मेक अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बाल्बन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप। देखिए इसके आंसर में आपको जो मेन इश्यूज को ध्यान में रखना है वो ये है कि एडवांटेज और सक्सेस ऑफ हिज थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज और फेलियर। अगर कोई फेलियर रहा है तो उसके बारे में भी ये दोनों चीज को डिस्कस करना है इन दिस एग्जाम, इन दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो ट्राई टू राइट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So that is all for today. See you in the next video. Thank you.